हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसआई का प्रॉब्लम्स आर.एस. अग्रवाल नवीन से देखेंगे पार्ट 2। आप लोगों को सब लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो कलमबाग मोड़ पर जो कोचिंग है वहाँ तो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो फ्रंट है और अभी भी सरकार का गाइडलाइन नहीं आया हुआ है। वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, अफवाह फैलाया गया है कि 21 तारीख के बाद खुल रहा है, लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़ा करिए। 21 के बाद वैसे स्टूडेंट्स को सलाह लेने के लिए टीचर्स के पास जाना है जो 9th 10th और 11th के हैं, ठीक है। वो भी 50% जा सकते हैं और उसमें भी उनके गार्डियन का परमिशंस होगा तब। तो ऐसे अफवाहों में ना फैले रहें कि हाँ कोचिंग खुल रहा है, कोचिंग खुल रहा है। ऐसा कोचिंग खुल नहीं रहा है, जो फैक्ट है। हाँ, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग ही पढ़ा रहे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही लोग पढ़ा रहे हैं जिनकी कोचिंग फ्रंट पर नहीं है बल्कि अंदर में कहीं गली उली में है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखते हुए आप लोग भी अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप लोग इस वीक में आ करके हमसे पर्सनली संपर्क करें। इसके बाद में हो सकता है मस्जिद चौक पर एक रूम देखे हैं हम। मस्जिद चौक अर्थात जहां आप लोग प्लेटफॉर्म के बारे में जानते होइएगा, जहां प्लेटफॉर्म कोचिंग है उसी के पास मस्जिद चौक, जहां मछली उछली बेचता होगा, आप लोग देखे होइएगा अगर आप लोग यहाँ के हैं तब। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं वहाँ रूम लेकर, क्योंकि वह अंदर है, वहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अतः वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, 2-4 क्लासेस ले सकता हूँ। ये सारा डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में वीडियो बनाने, अपलोड करने, उसके लिए इक्विपमेंट जुटाने में मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है। अतः अब ऐसा नहीं होगा कि हम फिर से पैसा खर्च करके और रूम ढूंढे, ये करें वो करें, ऐसा नहीं होगा। तो वो सारा डिपेंड आप पर करता है। फर्स्ट आपको पहले देना होगा जो भी चार्जेस रखेंगे आप लोग की मर्जी से, ताकि वो रेंट का भार हम पर न पड़े। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसके इच्छुक होंगे वो अगले वीक में, नंबर मैंने लिख दिया है, आप संपर्क करेंगे, फेस टू फेस संपर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग आइडिया तैयार करेंगे, एक डेट दे दिया जाएगा कि हाँ इस डेट को आप लोग, मैं बोल दूंगा फ़ोन पर कि आप लोग आइए, सब लोग हम लोग मिल के बात करते हैं, उसके बाद आगे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग 32 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए एसआई की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, ठीक है। ये इसमें आपके बुक में एक लाइन लिखा होगा, यदि 3 वर्ष बाद को आप काट दीजिएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, 3 वर्ष को केवल हटा देना आपको, 3 वर्ष नहीं हटाइएगा। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं आंसर होगा, लेकिन जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं होगा जो क्वेश्चंस है। तो आंसर लाना है विथ ऑप्शंस, जो ऑप्शंस में दिया है। ऐसे कंडीशंस में आपको अपने बुक में 3 वर्ष हटा देना होगा, 3 वर्ष बाद, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए 3 मूलधन जो है ए, बी और सी है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के साधारण ब्याज के क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले। अब देखिए, फर्स्ट 6 वर्ष और उसके लिए 10%, तो 60% हुआ ब्याज इसका। तो इसका 60%, 60A बटा में 100 छोड़ रहे हैं, अभी बटा में 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बराबर करेंगे तो 100 तो कट जाएगा। उसी तरह से 10, 12 अर्थात 120% इसका निकालना होगा। तो ये 120 बी हो जाएगा, बटा में 100 होगा, बार बार बोल रहे हैं बटा में 100 होगा, लेकिन छोड़ रहे हैं। फिर कहता है 12%, 12 वर्ष 15%, मतलब 12 पर 180,
12 बढ़िया 112 गुने 15 अर्थात 180% निकालना होगा, तो 180 सी। अब ये सब बराबर हो गया, तो इसके बाटा में भी 100 है, इसके बाटा में भी 100 है, इसके बाटा में भी 100 है, तो 100 तो कटेगा। अतः हमसे A:B:C पूछ रहा है, याद आ गया होगा आप लोगों को रेशियो। देखिए 60 से काटेंगे तो एक बार में A हो गया, 2 बार में 2B हो गया, 3 बार में 3C हो गया। और जब ऐसे केस मिले तो बोले थे जब रेशियो पूछे तो आप बराबर में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। इसलिए A:2B:C बराबर 1:1/2:1/3, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। सारा रेशियो का खेला है बस। 6:3:2 आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। मतलब 10,000 रुपया है उसके पास, इसका कुछ भाग 5% पर और शेष 6% पर इन्वेस्ट किया। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष इतना अधिक ब्याज दे। फिर से, यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.5 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी होगी? इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यहां पर कौन सा वैल्यू है। क्लियर है? ये यहां पर क्या होना चाहिए, मतलब जो दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट यहां पर एक पार्ट यहां पर, तो यह पार्ट कितना है आपसे यह पूछा गया है कि यहां वाला पार्ट कितना है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको बनाएंगे बहुत लेंदी होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है आपका। ए में कहता है रुपये 3600, बी में कहता है रुपये 3550, सी में कहता है रुपये 3850 और डी में कहता है रुपये 4000। इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अंतर क्या कहता है? अंतर आपका दिया हुआ है, दोनों का अंतर 76.5, मतलब पॉइंट में है। तो जब पॉइंट में वैल्यू आता है और परसेंटेज हम निकालते हैं, पॉइंट में वैल्यू कब आएगा? जब लास्ट में जीरो की संख्या 1 हो। जैसे अब ये क्या कह रहा है देखिएगा, अगर हम मान के चलते हैं 3600 रुपया लेते हैं यहां, अगर यहां 3600 लेते हैं, इसका मतलब 10,000 से 3600 घट गया तो 6400 हुआ। तो अगर हम इसका 5% निकालते हैं तो ये वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा, और इसका 6% निकालते हैं तो ये भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा। जब यहां पर पॉइंट में नहीं आएगा तो अंतर तो पॉइंट में कहीं आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आएगा। अतः जिसके लास्ट में 2 जीरो है, काहे 2 जीरो बोल रहे हैं? क्योंकि परसेंट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट 100/100। तब ऐसे केस में मेरा आंसर यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, या तो यह होगा नहीं तो यह होगा। किसी एक को लेकर के चेक कर लेंगे। अगर यह आंसर लेकर चेक करते हैं नहीं आंसर आता है तो आप चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आंसर यह मार देंगे। अगर यह लेकर के चेक करते हैं, अगर आंसर नहीं आता तो यह मार देंगे। आइए हम इसको लेकर चेक करते हैं। अगर यहां का अमाउंट अर्थात प्रिंसिपल 3550 है, इसका मतलब इसमें से अगर हम घटा लेते हैं तो कितना आएगा?
6450 जोड़ के देख लीजिए, 5 10 5 4 9 6 3 9 10, कोई दिक्कत नहीं। इस पर एसआई प्राप्त, इस पर एसआई प्राप्त से इतना, मतलब दोनों का डिफरेंस इतना आना चाहिए। आगे करके देखते हैं हम लोग। इसका 5% निकालेंगे तो 50 25, 5 का 20 2 22, 6 5 30 32, इतना आएगा। और इसका 6% निकालेंगे, 6 5 30, 6 5 30 3 33, 36 18 3 21। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास 76 आना चाहिए, 76.5, 0.5 तो आ गया, 2 अर्थात 13 9, देखिए ये नहीं आ रहा है, अर्थात यह मेरा आंसर नहीं होगा। तो 1 2 3 को कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर के चेक आप करेंगे घर पर कि ये सही है कि गलत, हमको अब बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप भी मत बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं। जब 2 गो पहले ही ऑप्शंस कट चुका है, 2 की संभावना है, हमने 1 लेकर के चेक किया, वो भी कट गया, इसका मतलब यही तो है। अरे 3 गो ऑप्शन, 2 गो ऑप्शन दिए आपको, 2 गो ऑप्शन दिए कि लड्डू खाइएगा कि पेड़ा, तो आप कह रहे हम पेड़ा नहीं खाएंगे, इसका मतलब लड्डू खाइएगा। क्लियर है ये, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है रुपये 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है। 2500 6 वर्ष अंत में उपचित ब्याज इतना दिया हुआ, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ, वैसा ही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट निकाल सकते हो आप आराम से। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए इतना का कितना साधारण ब्याज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है आप लोगों से। खैर देख लेते हैं। इसके लिए चलिए P1 दिया हुआ है 2500, टाइम सेम है दोनों के लिए 6 वर्ष, और रेट भी दोनों के लिए सेम है। जो रेट नहीं दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 1650, आप रेट निकाल लो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब 1 0 कट गया, इससे कट गया, फिर हम काटेंगे, देख लीजिए 4 बार में 25 से, ये 10 बार में कट गया, ये आपका कट गया 2 बार में, ये 5 बार में। अब काटिएंगे हम लोग 5 से इसको, तो 3 3, ये कट गया 3, अर्थात 11% आया। ये काट छट करिएगा, आप लोगों की ड्यूटी है। अब कहता है टाइम आपका 6 वर्ष ही होना चाहिए, रेट आपका जो पहले था वही होना चाहिए। अब P2 प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 6 8 7 5। अब ऐसा ही पूछ रहा है, ऐसा ही आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा टाइम समझाने में लगे, कोई बात नहीं। देखिए मुझे पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 35 सबको प्रॉब्लम हुई होगी, जिनसे बना भी होगा थोड़ा सा लॉन्ग बनाए होइएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं कंसेप्चुअल बना रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए तो बहुत सेकंड में बनेगा। तो कहता क्या है इसमें 35 में कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिया। फिर से, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक, रेट कहता है 14% पर लेंगे, टाइम कहता है 3 इयर्स के लिए लेंगे, और प्रिंसिपल क्या लेंगे भाई, 6300 रुपया। ये क्यों, कौन ले रहा है, सुहित ने विकास से लिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, इसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए, अब ये सुहित ने क्या किया,
इसी टाइम पर 3 ही वर्ष कुछ इसमें और ऐड कर दिया और कुछ प्रिंसिपल लगा दिया, लेकिन 16% पर 14 के जगह 16% पर उसने क्या किया कि मोहित को दे दिया। क्लियर है यहां तक? मतलब समझा देते हैं आप लोगों को, देखिए सुनिएगा मतलब अच्छा से एकदम बिल्कुल आप लोग मतलब समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे गांव घर में क्या होता है, जो व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है, अगर उसके पास मान लीजिए लाठी नहीं हो, लाठी मतलब ताकत नहीं हो कि किसी को हम पैसा दे देते वसूल कर, कौन करेगा? तो इसलिए बहुत गांव में लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो दूसरे को हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू वीकनेस, अपनी कमजोरी का मतलब क्या होता है कि हम किसी से मार झगड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग चाहते हुए भी किसी को मदद नहीं करते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं। तो अब वैसे कंडीशंस में कुछ दबंग लोग जो होते हैं उनसे मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, उसको अपने विश्वास में लेते हैं। विश्वास में लेने के बाद क्या करते हैं कि उनसे वो पैसा लेते हैं कि चलिए भैया हम आपको 5% के सूद देंगे। अब वो 5% के सूद देते भी हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि 5% के सूद नहीं देते हैं, वो दबंग है, फिर भी उनका विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या करते हैं कि उस पैसा को ले करके और दूसरे व्यक्ति को 8% पर 9% पर दे देते हैं। इससे क्या हुआ, जब उससे वो 9% लेते हैं सूद, तो 4% अपने पास रख लेते हैं और 5% उनको दे देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसी को कहते हैं बिना पैसा का पैसा अर्न करना, दबंगई के रूप में। तो यही चीज है, यहाँ सोहित ने क्या किया, विकास से 14% पर राशि लिया और ज्यादा इच्छुक हो गया कि चलो मेरे पास भी जो पैसा अगला को दे दे, तो उसी पैसा में और कुछ अपने पैसा ऐड करके टाइम 3 ही साल रखा, लेकिन 14% की जगह 16% पर दे दिया। इस तरह से तो अच्छा खासा लाभ होगा ही। किसको? सोहित को, क्योंकि मोहित को दे दिया है। अब वह लाभ क्या कहता है, कितना का होता है? 618 रुपये की। क्या कहता है? इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी? तो मोहित को कितनी राशि, सोहित ने मोहित को कितना दिया? 6300 तो देवे किया है, साथ साथ कुछ यहां वाला मनी भी दिया है। तो अगर यहां वाला मनी मिल जाए तो हम इसमें जोड़ देंगे। अब बात आती है, पहले सुनिएगा ध्यान से, टोटल सोहित का जो लाभ है वो 618 रुपया है। तो यह 618 रुपया कैसे हुआ? जो उसने कुछ अपना मनी मिलाया और 14% की जगह 16% लिया। हम मान के चलते हैं थोड़े देर के लिए कि सोहित ने कुछ अपने पास से मनी नहीं मिलाया मनी, चलिए 6300 लिया था और 6300 दे दिया, तभी भी तो उसका लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि लिया 14% पर, दिया 16% पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 14 से बढ़कर के 16 हुआ, 2% का इंक्रीजमेंट कर दिया। एक साल में 2%, तो 3 साल में क परसेंट? 6%। इसका 6% अपने पॉकेट में रखा, तो 6% कितना होगा? 6 18 और 6 36 और 1 37, 0 4, अर्थात टोटल लाभ कमाया 618 और 378 रुपया कमाया है। किसके पैसा से? विकास के पैसा से ही कमाया है। और यह जो बच गया 240, वो किसके पैसा से कमाया है? तो अपने पैसा से कमाया है, जो अलग से दिया था। कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो अलग से दिया था उसका तो वो केवल अपने पास ही रखेगा इंटरेस्ट, अर्थात 16% रखेगा। तो एक साल में 16%, तो 3 साल में क परसेंट? 16 48%, अर्थात जो भी अपने पास से पैसा दिया था उसका 48% का वैल्यू, इसी 48% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 240। अब एक का वैल्यू 5, तो 100 का वैल्यू 500, अर्थात अपने पास से कितना मिलाया? 500। अतः टोटल उसने मोहित को 6300 प्लस 500 बराबर 6800 रुपया दिया।
वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझने का प्रयास करिए, आराम से समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो इतना इजी लगेगा कि बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझे? आराम से बना सकते हैं आप लोग। किससे? तत्काल धन, इमरजेंसी कैपिटल याद होगा आप लोगों को। 36 नंबर क्वेश्चन। कोई घटाव जोड़ घटाव नहीं करना कि एसआई निकाल करके काम करे, नहीं, एसआई निकालने की जरूरत नहीं है। पी बराबर क्या लिखवाए थे? तत्काल धन बराबर अमाउंट इंटू 100/100 प्लस आरटी। तो पी का मान दिया हुआ यहां पर, अमाउंट दे दिया है 21,460 गुने 100 और 100 प्लस आरटी 6R। आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाकर एसआई मिलेगा, उससे भी निकाल सकते हैं। जो आसान लगे उसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 में, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,003 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग अर्थात मिक्सचर एलिगेशन आ गया। देख लीजिए, 4,000 रुपया दिया, इसका कुछ भाग कहता है 10% पर, तो इसका 10% अगर हम निकाले तो कितना होगा? 400, और शेष को 12% पर, बरचौक 48, 480। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि पर 5350, 3 वर्ष 5350 अगर मिलता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर 5350 मिलता है मतलब एसआई के रूप में क्या मिला? एसआई के रूप में 5350, इसमें से हम 400 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1350। यह 1350 अगर हम यहाँ लिख करके एलिगेट करेंगे तो मेरा 100% गलत होगा। अब क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये तो मिक्सचर वैल्यू है, और मिक्सचर वैल्यू में क्या बोले हैं कि मिक्सचर वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो कहाँ गलती हो रहा है? क्योंकि टाइम 3 साल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? और यह हमने 1 साल पर निकाला था, इसको भी 1 साल पर निकाला था, तो भी तो 1 साल का होना चाहिए ना। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। तो ये 3 साल का था, अब यह 1 साल का, 3 से जब ही भाग किए यह 1 साल का मिलेगा, अर्थात 4 5 450। अब एलिगेट करके देख लेंगे। यहाँ पर यहाँ 30 होगा और यहाँ 50 होगा। रेशियो 3:5, या प्रिंसिपल का रेशियो देता है 8 का वैल्यू 4,000, 1 का वैल्यू जिसका पूछा उसका वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण की निपटान हेतु, वही है आपका किस्त वाला प्रॉब्लम। ठीक है, एनुअल पेमेंट के बारे में, और ये क्वेश्चंस मैं पढ़ाया हुआ हूँ। एनुअल पेमेंट या किस्त का प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना चाहिए, फिर से एक बार मैं डील कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दिए 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? वार्षिक भुगतान मतलब यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट डेटा। फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ये, और नहीं कैसे फॉर्मूला से बोले थे? अमाउंट इंटू 100/100 प्लस आरटी से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली हम बोले थे क्या चीज कि फर्स्ट बार में मान लीजिए अगर वह 100 देता है तो अगला बार में 4% ऐड करके, जो टाइम होता है मतलब कौ किस्त में 4 वर्ष बाद का होता है तो 4 गो किस्त में निपटारा करना है। 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 किस्त में, 12 महीना का होता है, जो भी अगर महीना में दिया रहा है तो ठीक है, आगे मिलेगा हम लोगों को। तो फर्स्ट 100 देगा, अगला 4% ऐड करके देगा, फिर 4% ऐड करके देगा, फिर 4% ऐड करके देगा, अर्थात यह 112 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 424, और इसी का वैल्यू दिया हुआ 848, 1 का वैल्यू 2, पहला पूछ रहा है तो 200
दूसरा पूछता है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो मैं डील कर चुका हूं, आप लोगों को किसी पार्ट में जरूर देखें, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा पार्ट में आप लोग देखें, ठीक है। तीसरा या चौथा जो पार्ट है, क्वेश्चंस नंबर मेरे ख्याल से 19 है, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 17 या 19 ऐसी करके है, आप उसको देखिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डील किया है इस 39 नंबर क्वेश्चंस को। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 40 में, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, इसके बाद 14% वार्षिक थी। और इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने बहुत ही डील किया है, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए भी दिया है, लेकिन चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछता है। तो आशीष ने कुछ धन उधार लिया 2 वर्ष के लिए 6%, मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स अगर वो प्रिंसिपल रखेगा तो उसके लिए वह 6% वार्षिक देगा, मतलब टोटल कितना देगा 12%। फिर कहता है अगले 3 वर्ष 9% की दर से, और क्या कहता है, तथा इसके बाद 14% लगेगा। इसके बाद मतलब क्या 2 या 3 5 साल के बाद 14% लगेगा, ठीक है। ये यदि 9 वर्ष बाद, तो 5 साल तो मैंने गुजार लिया, तो और तो 4 ही वर्ष न बचा। 9 वर्ष देखिए, 4 3 7 2 9, इसके लिए 14% भुगतान करेगा, तो 14 चौका 56। तो टोटल यहां पर परसेंटेज के रूप में कितना दिया आपका एसआई, 7 6 13 2 15, 5 2 7 1 8 1 95%, जितना भी प्रिंसिपल है उसका 95% उसने एसआई के रूप में दिया होगा। और जो इसमें कहता है जो कि 11,400 के बराबर है, 11,400, एक का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा होगा। तो उसने कुल कितना धन उधार दिया, चलिए 19 छक 19 5 ये 20, 6 दूनी 12, इसलिए 100 का वैल्यू 12,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए X रुपया का साधारण ब्याज Y रुपया हो तथा Y रुपया का साधारण ब्याज Z रुपया हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है तो एक लाइन में बनता है, पहले बात समझ लीजिए, कुछ है नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अर्थात इसका मतलब यह है कि X/Y प्रोपोर्शन Y/Z, तो ये रिलेशंस क्या बनता है, कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रेशियो में पढ़ाए हुए हैं, Y/Z, अर्थात Y² = XZ। ये जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है D, लेकिन ये है क्या चीज, ऐसे कैसे डायरेक्टली हम बना दिए, ये रेशियो का रूल्स कहां से लगा दिए, इसको सीख लीजिए, हम बता देते हैं अच्छी तरह से। कहता क्या है क्वेश्चंस में कि यदि समान वार्षिक दर से, रेट सेम है, जो रेट मानना है मान लीजिए, चलिए रेट बराबर R मान लेते हैं। समान वार्षिक दर से समान समय और टाइम T मान लिए, X रुपए का, P का वैल्यू कहता है X, साधारण ब्याज Y, SI इस पर मिला है Y, तथा रुपए Y का साधारण ब्याज। अब फिर से देखिए रेट, यहां भी R ही है, टाइम T है, लेकिन यहां पर P का वैल्यू Y दिया हुआ है और यहां SI जो है वह Z दिया हुआ है। तब जाके रिलेशंस पूछ रहा है आपसे, देख लीजिएगा रिलेशंस। अब बोलिए यहां पर अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा ले, तो चलिए SI निकालना है, तो Y बराबर यहां पर हम क्या लिखते, X गुने R गुने T डिवाइडेड बाई क्या चीज 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर हम डायरेक्टली निकाले RT,
आर टी, या चलिए आर निकाल लेते हैं। आर निकालेंगे तो क्या जाएगा, वाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टी। हम टी यहाँ ना लिख करके यहीं लिख देते हैं आर टी, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ भी आर टी बराबर क्या जाता, जेड इंटू 100 बाई वाई इंटू वाई, क्या केवल वाई हो जाएगा, हटाइए। तो यहाँ भी आर टी, यहाँ भी आर टी, दोनों तो बराबर हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए y इंटू 100 बाई एक्स इक्वल टू जेड इंटू 100 बाई वाई, अर्थात 100 से 100 कट गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, जो एक लाइन में मैंने बनाया था उसी को देखिए आपको समझाने के लिए ऐसे बनाना पड़ रहा है। तो एज यू विश, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप फॉलो करें। इस तरह से हम लोगों का सेक्शन 1 खत्म हो गया। अगर हम चाहे भी तो सेक्शन आज बी नहीं खत्म होगा, तो आप अगले पार्ट का इंतजार कर लीजिए। अगले पार्ट में आप लोग को हम लोग पढ़ा देंगे, अर्थात सेक्शन बी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाया करें, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का सूचना हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।